वायु परिवहन और संचार आज के युग के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जो दूरी के साथ साथ आपसी कम्युनिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 7। इसका अपन पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3। इसमें अपन देखेंगे वायु परिवहन क्या है, पाइपलाइन परिवहन और संचार की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन का क्या उपयोग है? तो वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में जाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह वायु परिवहन के साधनों में, चाहे वह जल परिवहन हो चाहे वह स्थल परिवहन हो, इन दोनों की अपेक्षा यह बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत अधिक होती है, इसमें लागत बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। तो जैसा कि यह कंसेप्ट देखा जाए, यदि किसी भी चीज में समय कम लगता है तो वहां पर कॉस्ट बहुत अधिक आती है, और जहां पर समय बहुत अधिक लगता है वहां पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ही कम आती है। तो वायु परिवहन किस में आता है? वायु परिवहन इस कैटेगरी में आता है। तो वायु परिवहन 1000 या 2000 किलोमीटर की दूरी मात्र 1 घंटे में ही तय कर देता है, लेकिन इसके लिए अपन को 5000 या 6000 रुपए कीमत चुकानी पड़ती है। जबकि रेल और स्थल परिवहन में समय अधिक लगता है। इसी दूरी को तय करने के लिए 15-20 घंटे लगते हैं। इसके लिए अपन को 500 या 600 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो यह अंतर वायु परिवहन और स्थल परिवहन में। इसमें अपन देखते हैं यह परिवहन का सबसे तेज साधन है, लेकिन यह बहुत महंगा है। इसको पुअर लोग परचेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह बहुत महंगा है। वायु परिवहन दुर्गम रेगिस्तानों, पर्वतीय क्षेत्रों और बर्फ के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी क्रांति ला दी है। अब यहाँ का देखा जाए कि वायु परिवहन सबसे ज्यादा उपयोगी किन क्षेत्रों में? वायु परिवहन सबसे ज्यादा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में दुर्गम जंगल है, दुर्गम रेगिस्तान है, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है और दुर्गम बर्फीले क्षेत्र है। इनमें कनेक्टिविटी की क्रांति ला दी है। जैसे कि कोई महाद्वीप है, जैसे कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये पूरा सहारा का रेगिस्तान है। किसी को यहाँ से इस एरिया में जाना है तो वह पूरा सहारा का रेगिस्तान पार नहीं कर सकता। तो वह वायु परिवहन सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार यह दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में यह पूरे अमेजन बेसिन के वन है। तो यहाँ से किसी व्यक्ति को यहाँ तक जाना है तो वह जंगलों को पार ना करके वह वायु परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि वायु परिवहन दुर्गम क्षेत्रों में, चाहे वह रेगिस्तान हो, चाहे वह घने जंगल हो, चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र हो, इनमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते, जैसे उच्च निर्माण और रखरखाव लागत के कारण उच्च प्रौद्योगिकी देशों में हवाई परिवहन अधिक विकसित होता है। तो जैसे कि देखा जाए हवाई परिवहन विकसित देशों में क्यों विकसित होता है? क्योंकि इसमें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। हाई टेक्नोलॉजी के साथ इसमें हाई पूंजी चाहिए। तो इसमें निर्माण और रखरखाव लागत, इसको बनाने का खर्चा भी बहुत अधिक है। और रखरखाव लागत मतलब होता है एयरपोर्ट बनाना, एयरपोर्ट के साथ एयरपोर्ट को संचालित करना। यह बहुत ही टर्मिनल कॉस्ट बहुत ही महंगी होती है। इसलिए यह विकासशील देशों एवं अविकसित देशों में बहुत ही कम पाए जाते हैं, जबकि विकसित देशों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के पास पैसा बहुत अधिक होता है, लेकिन समय बहुत कम होता है। टाइम की उनको बचत करनी पड़ती है। सुपरसोनिक विमान बहुत कम समय में बहुत दूरी कवर कर देते हैं। 2 प्रकार के वायुयान पाए जाते हैं। एक वायुयान तो नॉर्मल वायुयान रहते हैं, जैसे एयर इंडिया का है या इंडिगो का है, और एक रहते हैं सुपरसोनिक वायुयान जो 2000 या 3000 किलोमीटर पर हावर से चलते हैं। एक हावर में 2000 या 3000 किलोमीटर कर देते हैं। इनका किराया, इनका सुपरसोनिक विमान को
विशेष अतिथि के रूप में जाना जाता है। जैसे इनका उपयोग जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई विशेष अतिथि इनका उपयोग करते हैं। नॉर्मल व्यक्ति के लिए यह परचेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंटरकनेक्टल ईयर रूम, ईयर रूट। यूएसए में दुनिया के 60% वायुमानवों का योगदान है। महत्वपूर्ण शहरों नोडल बिंदु हैं जहां हवाई मार्ग सभी द्वीपों के लिए अभिसरण विकिरण करते हैं। जैसे अफ्रीका, रूस, दक्षिण अमेरिका के एशियाई हिस्से में हवाई सेवाओं के विरल आबादी या सीमित या कम आर्थिक विकास का अभाव है। इंटरकनेक्टल एयर रूट का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी एरिया में तो बहुत अधिक वायुयान मार्गों का विकास हुआ है, लेकिन कुछ एरिया में हद से भी कम वायुयान मार्गों का विकास हुआ है। जैसे कि यूएसए में तो वर्ल्ड के लगभग 60% वायुयान मार्ग सिर्फ यूएसए में ही, जबकि पूरे वर्ल्ड में जैसे कि अफ्रीका और रूस के कुछ क्षेत्र, जैसे कि दक्षिण अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका के और एशिया के कुछ क्षेत्रों में मात्र पूरे को मिलाकर 40% ही है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कहीं पर तो कनेक्टिविटी बहुत अधिक है और कहीं पर कनेक्टिविटी बहुत कम है। यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि यह एक विकसित देश है। यहाँ पर कनेक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि यह एक विकासशील देश है या अविकसित देश है। यह इसका महत्वपूर्ण कारण है। अब दूसरा टॉपिक है पाइपलाइन। पाइपलाइन का क्या उपयोग है? पाइपलाइन के माध्यम से किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किया जा सकता है। पाइपलाइन किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इनके द्वारा जैसे कि दूध है, तेल है, पेट्रोलियम है, इनका आसानी से परिवहन किया जा सकता है और कहीं टूट फूट के और बिना किसी रिस्क के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से परिवहन किया जा सकता है। इसमें देखते हैं पाइपलाइन का उपयोग जैसे कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थ में जैसे कि दूध, तरल पदार्थ कोयले को निर्बाध प्रवाह के लिए किया जाता है। न्यूजीलैंड में पाइपलाइन के माध्यम से दूध की आपूर्ति की जाती है। क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ किया जाता है? विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन तो भारत में किया जाता है, लेकिन दूध से जो नए प्रोडक्ट बनाया जाता है जैसा पनीर और दही, विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? न्यूजीलैंड। इसी के द्वारा पाइपलाइन से ही इसका ट्रांसफर किया जाता है। यूएसए में पाइपलाइनों का घना नेटवर्क है। बिंग इंच संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी से के तेल कुओं को पूर्व उत्तर राज्यों में पेट्रोलियम का परिवहन करती है। तो जो बिंग इंच पाइपलाइन है वो यूएसए की बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन मानी जाती है। क्योंकि इसके द्वारा जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र तक इनका प्रवाह किया जाता है। और इनका प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है? इनका प्रवाह किया जाता है पानी के तेज प्रेशर के साथ, इनका प्रवाह कर दिया जाता है। और भी लाइन है जैसे कि यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में तेल कुओं की पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरों को जोड़ा जाता है। जैसे कि भारत का असम में माकुम क्षेत्र है, असम के माकुम क्षेत्र को, और ऐसे ही असम का एक नहर तटीय क्षेत्र, असम के नहर तटीय क्षेत्र को पाइपलाइन के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर बिहार में स्थित बरौनी रिफाइनरी में पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है। इसी प्रकार से गुजरात में है जैसे अंकलेश्वर है, कलोल है, सानंद है, महसाणा है, इस प्रकार के ये क्षेत्र है। इसके द्वारा जो भी कच्चा तेल उत्पादन किया जाता है इनको बॉम्बे हाई के पास एक पाइपलाइन है, उसके माध्यम से बॉम्बे रिफाइनरी भेज दिया जाता है जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यह है पाइपलाइन। इनको दुर्गम क्षेत्रों में जैसे घने जंगलों में, पहाड़ों में, इसी प्रकार से ये देखा जाए कि घने जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों, कहीं पर भी इनको आसानी से बनाया जा सकता है। इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। क्योंकि इनको बिछाना आसान बात नहीं, बहुत ही हाई होती है। इनका मेंटेनेंस भी बहुत ही कठिन कार्य है और इसमें कैपिटल पूंजी की भी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ। पाइपलाइन को कठिन, उबड़ खाबड़,
भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। इसके ये लाभ है, ऊबड़ खाबड़ जगह में भी बिछाया जा सकता है, कोई भी जगह पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। इनके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता तथा पर्यावरण हितैषी साधन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाइपलाइन है यह पर्यावरण का हितैषी साधन है। क्यों? क्योंकि यह जमीन के अंदर से इसका निर्माण किया जाता है, तो इस पर जमीन के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, जमीन के ऊपर जो उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जैव विविधता है उसका ह्रास बहुत कम होता है, जबकि रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क के द्वारा जैव विविधता के साथ साथ जंगलों का या डिफोरेस्टेशन का बहुत अधिक तीव्रता से विनाश हो जाता है। और इसमें आगे देखते हैं, पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है। ईंधन की बचत क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती। ये पाइपलाइन बिछाई तो यहाँ से पानी के प्रेशर से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तथा मौसमी संबंधी दशाओं का भी प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, किसी भी समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से सामानों का आयात या निर्यात किया जा सकता है। जबकि रेल में और सड़क परिवहन में तो वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बाढ़ों से रोड खराब हो जाते, पटलियां बह जाती है, जबकि इसमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। परिवहन के साधन पदार्थों की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। जहां पर पाइपलाइनें विकसित होती हैं वहां पर साधनों एवं वहां पर वस्तुओं की पूर्ति लगातार बनी रहती है। ये भी ठीक है। अब पाइपलाइन के कुछ दोष हैं। सबसे दोष तो यह है, पाइपलाइनों में कई लोच नहीं होती है। एक बार बनने के बाद इसकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। सबसे बड़ी कमी यह है कि जैसे कि कोई भी पाइपलाइन बना दी गई तो उसकी क्षमता को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। जैसे उसकी क्षमता है 1000 लीटर कोई भी वस्तु भेजने की, तो यदि अपने पास भाई 1000 लीटर वस्तु नहीं, अपने पास 500 लीटर ही वस्तु है, तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता तो 1000 लीटर है। तो इस कारण से ना तो पाइपलाइन को घटाया जा सकता है ना ही पाइपलाइन को बढ़ाया जा सकता है। पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने में बड़ी समस्या होती है। जैसे कि 500 किलोमीटर की जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछा दी गई, अब पाइपलाइन में कहीं से टूट फूट आ गई या पाइपलाइन कहीं से टूट गई, तो जमीन के अंदर इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि 500 किलोमीटर के एरिया को, जैसे कि ये कहीं दुर्गम जंगलों से निकली, अब उन जंगलों को खोदना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो इसलिए यह एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है कि पाइपलाइन में टूट फूट हो जाए तो उसको निकालना, इसकी मरम्मत करना बहुत ही कठिन कार्य है। कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना भी कठिन होता है। इसी प्रकार देख रहे हैं, जैसे कि यदि जंगलों या रेगिस्तानों में पाइपलाइन फट जाए तो उसकी मरम्मत करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। बहुत दुर्गम इलाकों से या बहुत कठिनाई से तो पाइपलाइन बिछाई, जब पाइपलाइन में कोई चूक हो जाती है तो ये इसका प्रॉफिट की जगह यह लॉस देने लगती है। कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है। जैसे कि कुछ इलाके, जैसे कि कुछ जनजातीय इलाके, वहां पर ये पाइपलाइन बिछा दी गई तो जनजाति द्वारा इन पाइपलाइनों को खोद कर कुछ चोरी भी की जा सकती है। जैसे कि बरौनी पाइपलाइन थी, तो वहां पर जो जनजाति थी तो उन्होंने पाइपलाइन में छेद करके पेट्रोलियम का अवैध रूप से बेचने लगे थे। तो इस प्रकार से भी कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, नहीं तो इनकी हानि भी उठाई जा सकती है। अब अगला अपन टॉपिक देखते हैं, संचार। संचार क्या है? संचार आज के समय में कम्युनिकेशन, एक स्थान पर बैठे व्यक्ति तो दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से किस प्रकार बात करे, यही तो क्या है, संचार है। संचार दो प्रकार से हो सकता है। संचार दो तरीके से होता है, एक इंट्रा कम्युनिकेशन होता है, एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, और एक जन संचार भी होता है। तो कम्युनिकेशन को कई पार्ट में बांटा जा सकता है। यहाँ पर अपन मास कम्युनिकेशन की चर्चा करेंगे। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? एक व्यक्ति बोलता है और सारे व्यक्ति सुनते हैं, इसको क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। जैसे टीवी रेडियो पर चलने वाला कम्युनिकेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। इसमें एक किसी भी क्षेत्र से सूचनाएं बहुत बड़े एरिया में दी जा सकती हैं, जैसे कि पीएम द्वारा सूचनाएं पूरे भारत में किसी भी एरिया में व्यक्ति कहीं पर भी बैठा है उसको सूचनाएं दी जा सकती हैं। इसमें अपन देखते हैं टेलीग्राफ और टेलीफोन के रूप में लंबी दूरियों में संचार महत्वपूर्ण है। जैसे कि अपन ने देखा कि भारत में सबसे पहले 1854 में लॉर्ड
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सबसे पहले तार प्रणाली बिछाई गई। इस तार प्रणाली का सबसे पहले आविष्कार हुआ और भारत में सबसे पहले 1969 में टेलीविजन का प्रसारण किया गया। अपन ये देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी ने एकाधिकार का आनंद लिया। विकासशील देशों में ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सेल फोन का उपयोग को महत्वपूर्ण मिला। सबसे पहले यह देखा गया कि सबसे पहले इसका विकास कहाँ हुआ। सबसे पहले इसका विकास विकसित देशों जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में धीरे धीरे। भारत में 2010 के बाद इसका विकास देखा जाता है। क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी की कमी थी और अधिकतर आज भी अफ्रीकन कंट्री में इंटरनेट की बहुत कमी है। क्योंकि वहां पर तकनीकी विकास कम है और कैपिटल और पूंजी भी बहुत कम है। जैसे कि ये है चैट है, ये कम्युनिकेशन है, ये अपन टेक्स्ट मैसेज पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये वॉइस कॉल के द्वारा वीडियो कॉल के द्वारा अनेक व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं। ये दुनिया है, किसी भी व्यक्ति से कहीं भी किसी भी समय बात की जा सकती है। नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं आ गई। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? यह एक केबल होती है, इसमें अनेक छोटे छोटे तंतु लगे होते हैं। इनके द्वारा संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से फॉरवर्ड किया जा सकता है। वे बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने की अनुमति देते हैं जो वास्तव में त्रुटि मुक्त होते हैं। अब दूर संचार को एकीकृत नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ विलय कर दिया गया है, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट को वर्तमान समय का सोशल मीडिया कहा जाता है। इसके माध्यम से किसी भी दुनिया के किसी भी जगह कोई भी न्यूज हो तुरंत हमारे पास आ जाती है। यह कनेक्टिविटी का वर्तमान बहुत ही अच्छा साधन बन गया है। अब भारत में उपग्रह संचार। भारत में संचार की कैसे शुरुआत हुई? तो कृत्रिम उपग्रह संचार को बढ़ावा और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पृथ्वी की कक्षा में तैनात हैं। कितने? पृथ्वी धरातल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उपग्रह विद्यमान है। यह उपग्रह संचार है जिसमें प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया है। मतलब इन उपग्रहों की वजह से संचार में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो गया है। भारत का कौन सा उपग्रह है? भारत का है इनसैट। भारत का है इनसैट उपग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह है जो यही कार्य करता है। भारत ने अपने स्वयं का उपग्रह जैसे आर्यभट्ट को 1979 में लॉन्च किया, जैसे भास्कर द्वितीय को भी 1979 में, रोहिणी को 1980 में लॉन्च किया। भास्कर, चैलेंजर और इनसेट आईवी उपग्रहों का भी उपयोग लंबी दूरी और संचार मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अब साइबर स्पेस इंटरनेट, इसका मतलब क्या है? यह नवीनतम तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्थान तक पहुंच द्वारा तत्काल कनेक्टिविटी है। इसमें स्पेस या इंटरनेट कहा जाता है और इससे WWW भी कहा जाता है। साइबर स्पेस इंटरनेट मतलब होता है कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब, किसी भी स्थान या क्षेत्र विशेष में कोई भी व्यक्ति बैठा है, वह व्यक्ति समस्त संसार की सूचनाओं से अवगत हो सकता है। वह WWW के माध्यम से किसी भी देश में किसी भी जगह जो कार्य चल रहा है उसका वह ब्यौरा ले सकता है। इसी को कहा जाता है साइबर स्पेस इंटरनेट। एक जगह व्यक्ति बैठा है, वह दुनिया की किसी भी जगह की सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। इसी को क्या कहा जाता है? साइबर स्पेस इंटरनेट। अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। क्योंकि विकसित देशों में तो इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अधिक है। भारत में क्यों है? क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है। अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक उपयोगकर्ता होंगे। इसी के क्या उदाहरण? ईमेल, ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ई लर्निंग में क्या जाएगा? जैसे कि फ्यूपी एजुकेशन का ऐप, कोई भी बच्चा घर बैठकर पढ़ सकता है। और
ई गवर्नेंस में क्या आएगा, सरकारी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आधार कार्ड सेवा, और ई सेवा में जैसे कि स्वयं सेवा, स्वयं प्रभा सेवा। इस प्रकार आर्थिक स्थान का विस्तार हुआ है। तो इंटरनेट की वजह से आर्थिक ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और परिवहन के क्षेत्र में, और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट ने क्रांति ला दी है। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि आजकल जो एआई का जमाना आ गया है या रोबोटिक्स का जमाना आ गया है, इसमें किसका महत्वपूर्ण स्थान है? इसमें इंटरनेट के माध्यम से यह सब मुमकिन हो सका है। तो बच्चों, इस चैप्टर में अपन ने देखा कि किस प्रकार परिवहन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, क्या परिवहन होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, जल परिवहन, स्थल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, फिर लास्ट में अपन ने संचार को देखा। तो इसी प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। और अधिक इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूपी एजुकेशन के ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और हमें आप बताइएगा और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर कमेंट करें और आप हमें बताएं कि और हम आपके लिए क्या अधिक कंटेंट ला सकते हैं। थैंक यू।